नमस्ते छात्रों। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे महाराष्ट्र के माध्यम से सभी विषयों के लिए सेतु अभ्यासक्रम निर्मित किया गया है और कक्षा 10वीं हिंदी के लिए भी यह अभ्यासक्रम है। यह अभ्यासक्रम हमें पिछले साल और इस साल दोनों को मिलाएगा, इकट्ठा लाएगा। तो पहली एक्टिविटीज़ क्या है, इस दौरान हमें एक्टिविटीज़ कुछ करनी है, हमें वो सीखना है। तो हम पहले दिन क्या करना है ये हम सीखेंगे। श्रवण पठन लेखन यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कुछ अपेक्षित कौशल्य है जो छात्रों में आने चाहिए। जैसे कि छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। तो यह कौशल्य है कि आपको प्रयास करना है अर्थ समझने का और अपने विचार व्यक्त करने हैं उसके ऊपर, यह आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ कुछ 2 सेंटेंस दिए गए हैं, वो अलग अलग ढंग से दिए गए हैं। उसमें क्या फ़र्क है ये पढ़ने के बाद आप मुझे बताइएगा या जहन में सोच लीजिएगा। देखिए, मैं पढ़ता हूँ कि चारू चंद्र की चंचल किरणें जल थल में खेल रही है और अवनी और अंबर ताल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। यह वाक्य मैंने पढ़ा। अब दूसरे 2 वाक्य में पढ़ता हूँ, उसके सामने ही जो दिए गए हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये दोनों वाक्य मैंने पढ़े, आपको क्या भेद नजर आया? जो आपके जहन में है, जो आपके विचार में है, मन में है, वही है इसका उत्तर। जी हाँ, पहले 2 वाक्य हमने जो पढ़े वो सीधे सीधे लिखे हुए हैं और दूसरे बाद में जो हमने 2 वाक्य पढ़े वो थोड़े घुमा फिरा कर लिखे हुए हैं, वो अलग ढंग से लिखे हुए हैं, वो पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आया, है ना। तो ये क्या है, ये क्या अंतर है, ये हम देखते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, देखिएगा, समझिएगा। यह इसलिए होता है, गद्य और पद्य हम समझते हैं कि गद्य और पद्य, गद्य यानी सीधा सीधा लिखा हुआ होता है जिसको हम पाठ कह सकते हैं, और पद्य यानी पद्यांश जिसमें दिए गए। लेकिन हर एक कविता में यमक या कविता के दृश्य लिखा नहीं होता है, उसमें थोड़ा ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे कि ये एक कविता यहाँ पे ली है, उसकी कुछ 4 लाइनें यहाँ पे दी है, मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद में हमें क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, वो हम देखते हैं। कि देखिए, मेहनत करो जिंदगी की झोली खुशियों से भरो, मेहनत करो भागती जिंदगी के साथ चल, मेहनत करो मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है, मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, जिंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। तो ये कुछ लाइनें हमने पढ़ी और इसका अर्थ हम समझते हैं कि मेहनत करना है, क्योंकि ज़िंदगी की जो खुशियाँ है वो खुशियों की झोली भरने वाली जो चीज़ है वो मेहनत ही है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम ज़िंदगी के साथ चल सकेंगे। जी हाँ, मेहनत ही वो मानव धर्म है जो हमें निभाना है और हम आदमी को इसी से करीब ला सकते हैं, इंसान को इंसान के करीब ला सकते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो। भले ही हमारे रास्ते क्यों ना अलग अलग हो, लेकिन मेहनत अगर हम करते हैं तो हम लोगों का प्यार पा सकते हैं। ठीक है, हम घर वालों को एक बना सकते हैं, हम एक साथ रह सकते हैं। मेहनत करना यानी क्या है? मेहनत करना यानी जीवन से प्रेम करना है, और मेहनत करना यानी क्या है कि ज़िंदगी के रहस्यों से दोस्ती करना है। दोस्तों, मेहनत करना यानी, तो मेहनत का इतना अर्थ यहाँ पे बताया गया है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सुलझाने हैं, देखने हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि कविता में किसका महत्व बताया गया है? किसका महत्व बताया गया है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही है, मेहनत का महत्व बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मेहनत करना इसके साथ चलना है। किसके साथ चलना है भाई? जी हाँ, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया, जिंदगी के साथ चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मेहनत करने से प्रेम और दोस्ती, इनके बारे में क्या बताया गया है? प्रेम किससे होता है, दोस्ती किससे होती है?
जी हाँ, प्रेम जीवन से होता है और दोस्ती जिंदगी के रहस्यों से। बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा। देखिए, आप अगर नहीं समझे तो फिर से आप बैक जाइए और बैक जाके देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने क्या समझा है, आपका उत्तर सही आएगा। और इसके बाद आपको अभिव्यक्ति लेखन करनी है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके नोटबुक में आपको उतारनी है दोस्तों, ठीक है। तो अभिव्यक्ति लेखन में आपको क्या करना है कि मेहनत इंसान की पूंजी होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। क्या कि मेहनत इंसान की पूंजी होती है। आपको लिखना क्या है, जो अभी मैंने आपको अर्थ विश्लेषण किया वो फिर से एक बार सुनिएगा, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया वही आपको नोटबुक में लिखना है। मैं फिर से यहाँ पे लिख के आपको नहीं बता रहा हूँ, वो जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया वो सुनिए और लिखिए। इतना होने के बाद यहाँ पे कुछ और पंक्तियाँ दी गई है, वो भी हम पढ़ते हैं, वो भी हम समझते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर की एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के बड़े फ़ायदे हैं। चुप रहने के बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठे बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चूमने लगे, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ हमें बहुत कुछ सिखा रही है, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बातें इन पंक्तियों के द्वारा हमें पता चल रहा है। कि देखिए कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, हमें प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ वक्त होता है जब हम प्यार से नहीं बोलते हैं, कुछ टकराव वाले वक्त भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं आपको बताऊँगा कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, और ज़ुबान पर प्यार होना चाहिए, प्यार से बोलना हमें सीखना चाहिए। दोस्तों हाँ, चुप रहने के भी बड़े फ़ायदे होते हैं। वक्त रहते आपको चुप भी रहना पड़े तो चुप रहना चाहिए, और जुबान तभी खोलनी चाहिए जब मौका हो, वक्त हो, तभी जुबान खोलनी चाहिए, तब तक चुप ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके आगे और क्या बताया गया है वो भी हम देखेंगे। देखिए, सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधा सीधा अर्थ है। कुछ कहने से पहले ज़रा सोच लीजिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ भी हम बोलते हैं तो पहले सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आपके मन में जो विचार आया वो सही है नहीं है, और सही है तो बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखिए हाँ, कभी क्या होता है तू मैं तू तड़ाक होती है कि तू ऐसा है, मैं ऐसा हो, ठीक है। तो खुद को टोकना सीख लीजिए, भाई खुद को टोको, अरे भाई ऐसा नहीं करना है तुझे, देखिए ये गलत है, ऐसा करने से वैसा हो सकता है। खुद को टोकिए, टोकना सीख लीजिए, ऐसा आपको करना है, ठीक है। और देखिए कि पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह तो हम फटते हैं, हर कोई इंसान फटते हैं जब दिमाग घूम जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी पटाखे की तरह फटने से पहले आपको क्या करना है कि रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। आपके और चारों ओर रोशनी है भाई, धुआं फैलने से क्या फ़ायदा, रोशनी चमकिए, खुद को चमकाइए, ज्ञान की चमक हो, या जिज्ञासा की चमक हो, या फिर कुछ सीखने की चमक हो, चमकिए, ठीक है। रोशनी में रंग घोलना सीख लीजिए। और कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, और कटु अगर आप बोलते हो, कड़वाहट जिन शब्दों में होती है तो उससे रिश्ते खराब ही होते हैं, बनते संवरते नहीं है, बिगड़ते ही हैं। तो आपको क्या करना है, कांटे बोने के बजाय आपको करना है मीठी बोली के गुल के रोप आपको बोने हैं, ठीक है। वो बोना सीख लीजिए, अच्छे बोली के गुल रोपना आपको सीखना है, ठीक है। और बात बेबात कोई चुभने लगे, कभी होता है ना कि कोई बात हमें चुभती है, अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लेना है कि वो बात नहीं बोलनी ही नहीं है, जिससे दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो वो बोलना ही नहीं है। ये किसने कहा कि ओट सीकर बैठी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है इसका मतलब कि हमें बिल्कुल चुपचाप बैठना है, ओट सीकर बैठना है। हाँ, जब ज़रूरत है, जिस वक्त ज़रूरत है,
तब आपको बोलना ही है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बोलने से, जो चुप रहने से काम होते हैं ना, वो बोलने से भी होते हैं। लेकिन कब? वक्त रहते वक्त पर समय का तकाजा समझते हुए, अंदाज़ा लेते हुए आपको खुद को बयां करना है अपने शब्दों से। जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या है, कौन सी एक्टिविटी दी है वो देखते हैं। तो अब तक हमने पंक्तियाँ पढ़ी, अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमने क्या समझा, उत्तर लिखने हैं कि कांटे बोने वाले क्या है। कांटे बोने वाले, कांटे बोने वाले कटुवचन। चुभने वाले क्या है? बात बेबात। फटने वाले क्या है? सही है आप, पटाखे। और समानार्थी शब्द ढूंढने हैं आपको कविता में आए हुए। मधु, मधु के लिए क्या है? शहद। कड़वे, अभी हमने पढ़ा। कटु, जी हाँ बिल्कुल। विचार, ख्याल। और आवश्यकता, ज़रूरत, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल है कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली ही लाइन है कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक्सप्लेनेशन किया है, वही आपको लिखना है उसी तरह समझ के। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, आपको फिर से वो सुनना है और लिखना है। बिल्कुल सही है, सरल है, आसान है, सिंपल है, कुछ क्रिटिकल करके आपको लिखना नहीं है। ओके, ये सभी आपको नोटबुक्स में लिखने हैं। और कुछ बताया गया है कि मधुर वाणी पर आधारित काव्य लेखन कीजिए। मधुर वाणी यानी क्या होता है? मीठा बोलना, मीठे बोलने के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे बोलना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको अगर हो सके तो काव्य लेखन करने का प्रयास करना है। करके देखिए, आप कविता लिख सकते हैं शायद। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। और ये एक सवाल है, आपको लिखना है जिसका उत्तर अपने नोटबुक में, कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीतता है। अगर आप किसी से मीठा बोलो, प्यार से बोलो, अच्छा बोलो, तो उसको पसंद आता है ना। और ऐसे इंसान लोगों को पसंद आते हैं। तो इसके ऊपर आपको विचार लिखना है। और इसके बाद आपको कुछ करना है, पढ़ना है। कक्षा 8वीं बाल भारती हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, अनमोल वाणी। इस कविता का जीव का वर्चस्व आप बताया गया है, उस लघु कथा को आपको पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में। थैंक यू।